हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एनटीए यूजीसी नेट की हमने सीरीज शुरू करी है। मैंने पार्ट 1 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कॉमर्स सब्जेक्ट से, अकाउंट से रिलेटेड। अकाउंट्स कॉमर्स में तो आता ही है, मगर अकाउंट्स के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स टॉपिक होता है उसमें भी आ जाते हैं और मैनेजमेंट में भी आ जाते हैं। तो आज मैं फिर से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मगर आज जो क्वेश्चन होंगे वो कॉमर्स में जो यूज़ हुए हैं क्वेश्चन, वो मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से लेकर आया हूँ। तो 5 क्वेश्चन करेंगे, ये आपके कॉमर्स के लिए भी यूज़फुल हैं और आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए भी यूज़फुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देते हैं। फॉर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट है ए एंड आर। ये पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ए कहता है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड इनवेरिएबली चेंजेस इनवर्सली टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। आप सब जानते हो जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइस कम हो जाता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। आर स्टेटमेंट देखते हैं ज़रा। द प्राइस इफेक्ट इज़ द नेट रिजल्ट। देखो आपने पढ़ा होगा प्राइस इफेक्ट, पीछे क्लास में पढ़ के आए होंगे आप। प्राइस इफेक्ट पीई इक्वल टू होता है एसई प्लस आईई। एसई का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आई का मतलब होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जोड़ जो होता है, नेट रिजल्ट जो होता है, प्राइस इफेक्ट होता है। वही बात बोलता है, प्राइस इफेक्ट इज द नेट रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। पहली बात तो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव। ज़रा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है ज़रा समझ लेते हैं पहले आप। सपोज करो आप 2 आइटम खरीद रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल और ऑरेंज। एप्पल और ऑरेंज 2 आइटम आप खरीद रहे हो। सपोज करो एप्पल सस्ता हो जाता है, तो आप क्या करोगे, ऑरेंज की क्वांटिटी कम करके एप्पल ज़्यादा खरीद लोगे, क्योंकि एप्पल सस्ता हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ एप्पल सस्ता होने से आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया महंगी चीज़ से, महंगे आइटम से, मतलब ऑरेंज से। तो इसका मतलब एप्पल का प्राइस डाउन हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो क्या देखा, नेगेटिव होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑलवेज नेगेटिव। इसी तरह से मान लो किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, आप राइस भी चावल भी लेते हैं और रोटी भी लेते हैं। सपोज करो आज रोटी सस्ती हो गई, तो आप क्या करोगे, चावल से उसको रिप्लेस कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इसका मतलब रोटी के प्राइस डाउन होने से उसकी डिमांड बढ़ गई है। इसका मतलब ऑलवेज होता है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ लिखा है पॉजिटिव। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। मतलब ए सही है, आर गलत है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, नहीं ये तो गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है, फर्स्ट सही नहीं है। सेकंड देखते हैं, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट, यस। तो पहले का आंसर 2 होगा। क्लियरली समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रिप्रेजेंट इट्स। देखो पहले इकोनॉमिक कैपेसिटी समझते हैं। इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या होता है, एक प्लांट जो होता है उसको हम एसी से डिनोट करते हैं। एसी, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करते हो तो एक आपकी एवरेज कॉस्ट घटने लगती है और यहाँ पर मिनिमम हो गई है, तो ये आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है। इसके बाद क्या हो गया, बढ़ने लगती है कॉस्ट, तो ये आपके लिए इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं होगी। और जहाँ पे मिनिमम होता है एसी, वहाँ पर एमसी इसको इंटरसेक्ट करता है, ये आप सब जानते हो। AC इक्वल MC होता है। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए सारा देखते हैं कौन सा A B C D 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैक्सिमम फिजिकल आउटपुट लेवल नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं है इसका। एवरेज आउटपुट तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है। ब्रेक इवन आउटपुट एंड सेल्स लेवल, ये भी गलत है। आउटपुट लेवल दैट इक्वेट द एवरेज एंड द मार्जिनल कॉस्ट। इक्वेट का मतलब इक्वल है यहाँ पर, तो इसका मतलब AC MC और AC इक्वल, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कोड सही है, 4th है। क्लियरली समझ आ गया आपको यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन द केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप सब जानते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब कुछ ना बोले, क्योंकि आप सब जानते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 होती हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। जब कुछ ना बोले तो इसका मतलब हमारा जो मीनिंग है वो प्राइस इलास्टिसिटी से है। ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर, देखो AR, एवरेज रेवेन्यू AR, याद रखो एवरेज रेवेन्यू मतलब AR को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये डिमांड कर्व भी हो सकता है। एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। इज इक्वल टू यूनिटी द मार्जिन रेवेन्यू विल बी देयर। ध्यान दो दोबारा से, इन द केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी,
ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी। इसका मतलब इलास्टिसिटी जो है ना 1 के इक्वल है। तो बोला है द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी, मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, मोर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी मतलब 1 से ज़्यादा होगा, 1 होगा, फ्रैक्शन होगा, 1 से कम होगा मतलब, या 0 होगा। ये आपको आंसर देना है। ज़रा देखो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो। ये आपका एक AR है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, जिसे हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। इसकी हाफ डिस्टेंस पे क्या होता है, हाफ डिस्टेंस पे MR होता है, मतलब आधी दूरी पर MR होता है, ठीक है। जो इसका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ज़रा समझो, याद करो ये कॉन्सेप्ट। मिड पॉइंट जो होता है इसका, मिड पॉइंट, इस पर इलास्टिसिटी 1 होती है, मिड पॉइंट से ऊपर 1 से बड़ी होती है, मिड पॉइंट से नीचे 1 से छोटी होती है, ये याद रखो आप। मिड पॉइंट होता है, हाफ हो गया मिड पॉइंट। जब ये हाफ डिस्टेंस होता है MR, तो मिड पॉइंट पर MR क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर MR क्या है, यहाँ पर MR हो गया हमारा 0। तो इसका मतलब जब इलास्टिसिटी 1 होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी, तो MR 0 होगा। तो इसमें यही बोला था, इन द केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी कितना होगा, तो आंसर क्या है, इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। समझ आ गया आपको ये 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कौन सा ऑप्शन सही था, दूसरा क्वेश्चन आपको समझाया, तीसरा क्वेश्चन आपको समझाया। चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1, मतलब हमारे पास एक लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 के आइटम को लिस्ट 2 के साथ मैच करने हैं, उसके बाद इंडिकेट द करेक्ट कोड, आपको बताना कौन सा कोड सही है इसमें। ज़रा समझते हैं पहला फर्स्ट ए, एक्सीज कैपेसिटी ऑफ प्लांट। एक्सीज कैपेसिटी ऑफ प्लांट का मतलब मैंने अभी बताया था आपको। एक्सीज कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या होता है, ज़रा समझ लो। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सपोज करो आपकी ये एक AC है, मैंने अभी बताया है प्लांट को AC से डिनोट करते हैं। आपकी यहाँ पर मिनिमम है AC, आपको यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब आपको X यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए, मगर मान लो आप ना X1 कम यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जितनी कैपेसिटी आपके पास ये रिजर्व है, इसको एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। तो मैच करते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। कॉस्ट रिडक्शन विद द आउटपुट एक्सपेंशन, अगर आउटपुट बढ़ाओगे आप, कॉस्ट घटेगी ना, सही बात है। तो इसका मतलब A का फर्स्ट, ठीक है। आगे लिखा है रिसोर्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर आप नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे या नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो क्या होगा। जरा इसमें 2 वर्ड लिखे हैं, इंटरनल इकोनॉमीज़ और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। इंटरनल और एक्सटर्नल आपने पढ़ा होगा, मैं आप थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होता है, जब इंटीग्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ या इंफॉर्मेशन की वजह से आपको बचत मिलती है, मतलब आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो उसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ बोलते हैं। इसमें 3 चीज़ आती हैं, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में आपका होता है टेक्नोलॉजी, लेबर से रिलेटेड बचतें मिलती हैं, जब आपको बचत, फ़ायदे, फाइनेंस, मार्केटिंग। तो मैंने बता दिया टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी पार्ट किसका हुआ, इंटरनल इकोनॉमीज़ का हुआ। तो इसका मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा, इंटरनल इकोनॉमीज़ होंगी, बचत मिलेंगी, इंटरनल बचत होंगी। तो इसका मतलब A का फर्स्ट, B का थर्ड। अब ज़रा मैच करते हैं, A का फर्स्ट और B का थर्ड। इसका मतलब पहला सही है, आगे आप मैच करने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले ही आंसर मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, फर्स्ट है। क्लियरली ये भी समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ज़रा। फॉर डिमांड फंक्शन, एक डिमांड फंक्शन दिया, Q का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड, P का मतलब है प्राइस। Q इक्वल टू 50 माइनस 5P। फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। एट प्राइस ₹5, 5 रुपये प्राइस पर इसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, ज़रा समझते हैं, ज़रा समझते हैं, ध्यान देते हैं कैसे। देखो आपको इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद होगा, इलास्टिसिटी इक्वल टू माइनस लगा होता है फॉर्मूले में, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू में P अपॉन Q। अच्छा, इलास्टिसिटी 2 तरह की होती हैं, एक होती है पॉइंट इलास्टिसिटी और एक होती है आर्क इलास्टिसिटी। क्वेश्चन में मेंशन था पॉइंट इलास्टिसिटी, फाइंड पॉइंट इलास्टिसिटी मेंशन था यहाँ पर, पॉइंट इलास्टिसिटी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये रहा यहाँ पर। तो देखो Q क्या दिया है हमें, 50 माइनस
5p। तो चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन p, इसका डेरिवेटिव करो आप, कांस्टेंट का 0, p का 1 हो जाएगा तो -5, इसका मतलब -5 आ गया। अब देखो ज़रा q इक्वल टू 50 - 5p और p की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 5, तो ज़रा आप यहाँ 5 पुट करो तो q की वैल्यू आ जाएगी 25, जबकि p की वैल्यू है 5। सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो ज़रा आप, देखो क्या होता है। माइनस ये आया था हमारे पास -5, p की वैल्यू है 5, q की वैल्यू है 25, माइनस कैंसिल हो गया आपका 25 अपॉन 25, कैंसिल करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यूनिटी। क्या होगा, यूनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ आंसर, 0 नहीं, इक्वल टू यूनिटी। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, इसका दूसरा आंसर सही है। दोस्तों समझ आया आपको, मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं ये।